हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सेल के कम्बिनेशन यानी सेलों के संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। और इसके पहले वाले वीडियो के बारे में हमने सेल के विद्युत वाहक बल के और सेल के विभवांतर, उसके आंतरिक प्रतिरोध और इनमें संबंध पढ़ा था। तो उसकी कुछ चीज़ें जो है छूटी हुई हैं, तो आज उसको देखेंगे। फिर इसके बाद कम्बिनेशन पढ़ेंगे, सेलों का संयोजन, कि सेलों को किस प्रकार से संयोजित करके हम मैक्सिमम करंट प्राप्त कर सकते हैं। सेलों के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी कहा जाता है। तो चलिए कल जो है हमने जो कुछ नोट में लिख लेते हैं, कुछ पॉइंट है, वोल्ट मीटर क्या होता है, एमीटर क्या होता है। तो इसके बारे में जो है हम लोग कुछ पॉइंट है जिसको हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक, पहला है कि यदि सेल खुले परिपथ में हो, अर्थात सेल से कोई धारा न ली जाती हो। यदि सेल क्या हो, खुले परिपथ में हो, अर्थात सेल से कोई धारा प्रवाहित न होती हो, कोई धारा प्रवाहित न होती हो, यानी कि सेल खुले परिपथ में होगा तो कोई धारा प्रवाहित नहीं होती हो, तो I = 0 हो जाएगा। तो इस सूत्र से हम लोग क्या देखेंगे, E बराबर हमारा आया था V + IR, तो I = 0 हो जाएगा, तो V बराबर। और हमने इसकी डिफिनीशन भी दिया था, विद्युत वाहक बल वो होता है, सेल से जब कोई धारा नहीं ली जाती है तो उसके सिरों का जो विभवांतर होता है वही उसका विद्युत वाहक बल होता है। अर्थात सेल का विभवांतर इसके विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अर्थात सेल का विभवांतर इसके विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। सेल का विभवांतर इसके विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक, दूसरी पॉइंट है कि यदि सेल के भीतर धारा ऋण से धन की ओर बह रही हो, अर्थात सेल डिस्चार्जिंग हो रही हो, यानी कि ऊर्जा दे रही हो, यानी कि यदि सेल के भीतर धारा जो है ऋण से धन सिरे की ओर, यानी धन इलेक्ट्रोड सिरे की ओर बह रही हो, की ओर बह रही हो, अर्थात सेल ऊर्जा देती हो, मतलब ऊर्जा दे रही है, अर्थात यानी कि बैटरी डिस्चार्जिंग के रूप में हो, तो धारा जो है धनात्मक मानी जाती है। तो धारा को धनात्मक मानते हैं। धारा को क्या मानते हैं, धनात्मक मानते हैं। तो सूत्र हमारा जो भी आया है, E बराबर V + IR से V बराबर क्या हो जाएगा, E - IR। इस कंडीशन में क्या होगा कि सेल का विभवांतर इसके विद्युत वाहक बल से कम होता है, यानी इस स्थिति में
सेल का विभवांतर इसके विद्युत वाहक बल से कम होता है। इसके विद्युत वाहक बल से कम होता है। ऐसा कब होता है? जब सेल धारा दे रहा होता है तो उसके सिरों का विभवांतर कम हो जाता है, और ये आंतरिक प्रतिरोध के कारण होता है, क्योंकि उसका आंतरिक विभव पतन हो जाता है। तो कुछ तो विभव यहाँ पे पतन हो जाता है, इसलिए उसके सिरों का विभवांतर कुछ घट जाता है और धारा को यहाँ पे पॉजिटिव रखा जाता है। ठीक, और चलिए अब इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका हम तीसरा देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। अरे इसका तीसरा नोट्स, तीसरी कंडीशन है कि जब सेल को ऊर्जा दिया जा रहा उन्हें आवेशित हो रही हो, यानी कि अर्थात सेल क्या होती है? ऊर्जा लेती हो, यानी वो आवेशित होती हो। ये कंडीशन क्या थी? सेल निरावेशित होती है तो याद रखना विभवांतर उसके विद्युत वाहक बल से कम होगा, और खुले परिपथ में बराबर होगा। देयर नो करंट अगर बह रही है तो इसका मतलब वो खुले परिपथ में है, तो विभवांतर जो सेल का होता है वही विद्युत वाहक बल होता है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। चलिए तीसरा यह है कि यदि सेल के भीतर धारा धन सिरे से धन से ऋण की ओर, यानी जो इसका धन प्लेट है, धन से क्या हो? ऋण की ओर बहे, अर्थात क्या होगा? तो सेल ऊर्जा लेती है, बहे तो सेल ऊर्जा लेती है, अर्थात जब सेल आवेशित हो रही हो था, जब सेल क्या हो रही हो? आवेशित हो रही हो। जब सेल क्या हो रही हो? तो जब सेल आवेशित हो रही हो तब जो है इसमें धारा का मान ऋणात्मक लेते हैं, तो यह धारा ऋणात्मक मानी जाती है, ऋणात्मक मानी जाती है। डायरेक्शन उलट गया ना तो उसे ऋण ले लेते हैं। अब जाहिर सी बात है, तो जब ऋणात्मक मानी जाती है तो V बराबर क्या हो जाएगा? E माइनस आई आर होता है, मतलब B E प्लस आई आर। इस स्थिति में क्या होता है? अर्थात सेल का विभवांतर इसके विद्युत वाहक बल से बड़ा होता है, अर्थात सेल का विभवांतर इसके विद्युत वाहक बल से बड़ा होता है, होगा भी। बड़ा कैसे होगा? जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, बैटरी है 12 वोल्ट, इसका 12 वोल्ट है, और यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2 ओम है। करंट मान लीजिए 2 एम्पियर जा रही है, तो 8 वोल्ट यहाँ, 4 वोल्ट यहाँ। ठीक, कुल मिला के इसको 8 4 12 वोल्ट हो रहे हैं। जब इसको किसी बड़ी बैटरी से
करंट दिया जा रहा, जोड़ दिया गया। अब क्या करेंगे कि इसका 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 जो उस वक्त क्या होता है कि जब सेल का V जो है वो E से बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि एक तो इस बैटरी को इसका विद्युत वाहक बल, ये बैटरी इसके 12 वोल्ट को भी कवर करेगी और प्लस ये 4 वोल्ट, भाई बैटरी का 12 वोल्ट है उसे कवर करेगी, क्योंकि इसका विद्युत वाहक बल जो होगा वो इससे बड़ा होना चाहिए। 12 वोल्ट को कवर करेगी, 4 वोल्ट उसका जो आंतरिक प्रतिरोध है, तो उसको 16 वोल्ट के विभवांतर से इसको चार्ज करना पड़ेगा। यानी इस बैटरी का जो विभवांतर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? इसका 16 वोल्ट हो जाएगा। 12 इसका, 4 इसका आंतरिक प्रतिरोध मिलके कितना हो जाएगा? 16। तो इसका विभवांतर बढ़ गया कि नहीं? उस वक्त इसका विभवांतर बैटरी का, जिसको हम लोग चार्ज कर रहे हैं, वो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 12 4 16, यानी कि इस वक्त इसका विभवांतर जो होगा वो 16 हो गया, यानी ई से बड़ा हो गया। ठीक, अब करंट भी इधर से इधर जाएगी और ये वाली बैटरी जो है 16 18 मतलब जो है 16 ई वाली लगानी पड़ेगी। लेकिन इस बैटरी का ई इसके बी से ज्यादा होता है, लेकिन इसका जो चार्ज हो रही है इसका वी इसके ई से ज्यादा होता है। भाई ये कवर करेगा, प्लस इस पे ध्यान नहीं देना है, तो कुल 16 वोल्ट होना चाहिए ना। इसका विभवांतर कुल कितना हो गया? 16 वोल्ट हो गया। तो इस कंडीशन में इससे इसका वी बड़ा हो जाता है, लेकिन इस बैटरी का अभी भी ई बड़ा होता इसके विभवांतर से। ठीक ना? तो इसीलिए जब कोई बैटरी चार्ज होती है, मतलब जब आवेशित होती, ऊर्जा लेती है, तो उस वक्त उसका विभवांतर उसके विद्युत वाहक बल से बड़ा। इस वक्त इस बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना है? 12, लेकिन चार्जिंग के समय इसके सिरों का विभवांतर कितना हो जाएगा? 12 4 16 16 होगा। बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? तो विद्युत वाहक बल से बड़ा होता है, ये याद रखना। इस कंडीशन में V ग्रेटर देन E होता है। ठीक, इस प्रकार यदि सेल ऊर्जा देती हो तो इसका विभवांतर, तो हम क्या लिखेंगे कि इस प्रकार यदि सेल ऊर्जा देती हो तो E ग्रेटर देन V होता है, और यदि ऊर्जा लेती है हो तो V ग्रेटर देन E होता है। ठीक, तो इस चीज को याद रखना। तीसरी पॉइंट ये है कि यदि उसका बाह्य प्रतिरोध क्या हो जाए? 0 हो जाए। क्या हो? यदि R का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए, जैसे इसमें है। ये स्मॉल r है, ये E है, इसके सिरों पे विभवांतर E। तो जाहिर सी बात है कि इस केस में I बराबर होता है E प्लस स्मॉल r। यदि इस तार का प्रतिरोध ही 0 हो जाए, हम कह दें यदि क्या हो जाए, शॉर्ट सर्किटिंग जिसको कहेंगे, R अगर 0 हो जाए तो I मैक्सिमम हो जाता है। वो होगा क्या?
तो जब इसका प्रतिरोधी तार का मतलब ये 0 हो जाए तो करंट का मान अचानक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, शॉर्ट सर्किटिंग कंडीशन कहेंगे। तो आई मैक्स हमेशा E/R होता है कब, जब इसका प्रतिरोध क्या हो जाए 0। जब 0 हो जाएगा तो V का मान भी 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में R 0 तो उसके सिरों का विभवांतर क्या हो जाता है, V भी 0 होता है। तो इसे लघुपथित कहते हैं, यानी तब V बराबर IR होता है। तो I गुणे 0 मतलब वो भी क्या होता है, 0। यह स्थिति लघुपथित कहलाती है, शॉर्ट सर्किटिंग कहलाती है, और धारा का मान मैक्सिमम हो जाता है। यह स्थिति क्या कहलाती है, लघुपथित कहलाती है। लघुपथित कहलाने का मतलब होता है कि प्रतिरोध कम से कम हो जाए, 0 हो जाए, और धारा अचानक बढ़ जाए तो उसमें लगे तार गल जाते हैं, तो इसको हम लोग लघुपथित होना कहते हैं। और एक कंडीशन यह है कि जब R बहुत ज़्यादा हो, यानी I करीब करीब 0 हो, या ये जो हम लोग शुरू में लिखे थे कि खुला परिपथ हो। खुला परिपथ का मतलब ये हुआ कि करंट का 0 हो, जब परिपथ खुला हो तो उसके बीच में वाई होती है। तो जब वाई होती है तो परिपथ खुला होता है, मतलब रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, यानी कि R जब बहुत ज़्यादा है, स्मॉल r से, तो I = 0 होता है, तो V बराबर E होता है। और जब R बहुत छोटा है, मतलब है कि ये 0 है लगभग, तो I मैक्सिमम होता है, जो E/r होता है। अगर इसके पीछे ग्राफ खींचा जाए I और V के बीच में, इस स्थिति में इसके पीछे अगर ग्राफ खींचा जाए, मतलब I और R के बीच में, क्यों I और R के बीच में ही रिलेशन हो रहा है ना, I 0 तो R मैक्सिमम, R 0 तो I मैक्सिमम। तो इधर R ले लीजिए और इधर I ले लीजिए, तो ग्राफ कुछ ऐसे आता है। तो जब R यहाँ पे 0 था तो I मैक्सिमम है और E/R है, और जब R बहुत ज़्यादा है यहाँ पे तो I क्या है यहाँ पे, 0। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं इसके कुछ और चीज़ों पे। चलिए go। एक चीज और अभी है, ये तीसरा या चौथा था, जो भी है वो नंबर डाल लीजिएगा, कि सेल द्वारा लोड प्रतिरोध को स्थानांतरित शक्ति, जो भी है सेल द्वारा लोड प्रतिरोध को स्थानांतरित शक्ति P बराबर I² भी होता है, VI होता है, और V²/R होता है। तीनों लगा सकते हैं अपने हिसाब से। तो I² जानते हैं, चूंकि यहाँ पे I बराबर होता है E/ये, इसलिए P बराबर R का स्क्वायर हो जाएगा इंटू R। ठीक, तो देखिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है
अंदर वाली चीज को ई स्क्वायर और कैपिटल आर ये होल स्क्वायर इंटू आर। पी मैक्सिमम होने के लिए, पी मैक्स के लिए क्या होना चाहिए, आर स्मॉल आर के बराबर होना चाहिए। वो कैसे कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं इस चीज को अंडर रूट आर माइनस अंडर रूट स्मॉल आर का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 4 आर। ये इसको हल थोड़ा करें, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो आर का स्क्वायर आर प्लस इसका स्क्वायर ये, और माइनस दोनों का गुणनफल हो जाएगा, -2ab होता है तो दोनों का गुणनफल हो जाएगा आर इंटू ए आर, और प्लस इसका अगर वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट, तो ये दोनों कट जाएगा, ये बचेगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। तो अब देखिए हर को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, तो जाहिर सी बात है ये हमने लिख दिया, क्यों होना चाहिए तो हमें बता रहे हैं। तो P, अब देखिए हर हमारा ये हो गया, तो जाहिर सी बात है अगर ये पोर्शन 0 हो जाए तो ये चीज घट जाएगा, जब ये चीज घट जाएगा तो ये बढ़ जाएगा कि नहीं, यानी कि P मैक्स के लिए क्या होना चाहिए, अंडर रूट आर माइनस अंडर रूट स्मॉल आर होल इक्वल टू 0, या अंडर रूट स्मॉल आर इक्वल टू 0, या ये दोनों और का वर्गमूल कर दीजिए, तो यही आया कि नहीं। तो वही हमने लिख दिया कि P मैक्स के लिए यार ये होना चाहिए, अर्थात ये, ठीक। तो यहां से हमने ये समझाने के लिए, जैसे इस पोर्शन में ये 0 कर दें तो हाई पोर्शन घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा, ये लिख दिया। हालांकि ये स्क्वायर है, पूरा होल स्क्वायर रहेगा ये चीज, ये होल स्क्वायर है, हमने तो इसको लिखा था होल स्क्वायर है ना, ये इसके नीचे ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, और क्या, अगर यहाँ पे स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा। तो हमें ये अंदर वाली चीज को 0 रखना है, होल स्क्वायर तो पूरे का है, लेकिन ये वाली इधर चीज 0 हो जाए तो हमने कहा वो चीज 0 हो जाएगी, तो ये कंडीशन आएगी। मतलब ये वाला घटक अगर 0 हो जाएगा तो इसमें से हाई कम हो जा रहा है ना, तो ये चीज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि ये इसके हर में ये घटेगा तो बढ़ेगी। तो इसीलिए आर होना चाहिए, इसलिए पी मैक्स क्या हो जाना चाहिए यहाँ पर। अब देखो ये बदल, या किसी एक को रखो, अगर आर को स्मॉल आर रख दिए तो ये ई स्क्वायर क्या हुआ कि आई स्क्वायर आर है, तो आई स्क्वायर की जगह आर हो गया, ये इसके बराबर होना चाहिए। तो जहाँ स्मॉल आर है वहाँ पे कैपिटल आर रख दिया जाए, या जहाँ कैपिटल आर है वहाँ स्मॉल आर रख दिया जाए, तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर आर, तो P मैक्स के लिए क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर
ये होगा 2r, यानी कि स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर। तो यहाँ पर देख रहे हैं, अब ये चूंकि ये आर आपस में बराबर है, चूंकि कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर था, ये एक से इसको कट जाएगा, तो पी मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर 4 स्मॉल आर, या इसी को हम लिख सकते हैं ई स्क्वायर 4 कैपिटल आर। ठीक, तो ये है पावर ट्रांसफर प्रमेय भी इसको बोला जाता है। सेल द्वारा लोड प्रतिरोध, सेल द्वारा लोड प्रतिरोध R को स्थानांतरित शक्ति, यहाँ पे R लिख दीजिए। ठीक, तो ये हुआ। अगर हम R और P में अगर हम ग्राफ खींचें, R इस साइड में और P इस साइड में, ठीक, तो R क्योंकि लोड प्रतिरोध में स्थानांतरित शक्ति है, तो जैसे जैसे R बढ़ेगा P की वैल्यू भी बढ़ेगी। इसका ग्राफ हम लोग देखेंगे तो ऐसा आएगा। यानी यहाँ पे कैपिटल आर और आर स्मॉल आर है, यहाँ पे पी मैक्स। ठीक, जब R 0 होगा तो P भी 0 होगा। यहाँ में क्या बता रहा है, जब R 0 है तो P भी 0। यहाँ से R बढ़ रहा है तो धीरे धीरे ये मैक्सिमम हो रहा है। जब जाके स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर या स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर यहाँ पे हो गया, तो मान के चलिए पावर मैक्सिमम। ठीक, तो चलिए एक और लिख लेते हैं। तो याद रखना कि P मैक्स जब होगा तो ई स्क्वायर बटे 4 स्मॉल आर या ई स्क्वायर बटे 4 कैपिटल आर दोनों हो सकता है, क्योंकि चाहे स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखिए, चाहे कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर रखिए। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे जो P मैक्स की वैल्यू आएगी वही आएगी, ई स्क्वायर है 4 स्मॉल आर या ई स्क्वायर 4 कैपिटल आर। चलिए इसको मिटा दें। और ये लोड प्रतिरोध में था। अब अगर मान लीजिए पूरे परिपथ में स्थानांतरित शक्ति की बात करें, अगर हम लोग क्या करें, पूरे परिपथ में व्यय होने वाली शक्ति क्या होगी, जिसमें आंतरिक प्रतिरोध यानी कि पूरे परिपथ में, जिसमें कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों जुड़ा हो, व्यय होने वाली शक्ति, व्यय शक्ति मान लेते हैं वो P डैश है, तो P डैश क्या हो जाएगी, आई स्क्वायर आर होता है, तो E बटे ये हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पर भी आ जाएगा, हमने लोड प्रतिरोध तो था ही, भाई पूरे में लेना है। हमने केवल वो R में शक्ति निकाली थी, तो करंट यहाँ पे करंट का मान ये है, लेकिन लोड प्रतिरोध पूरा परिपथ ले लिया गया ना, इसमें ये भी जोड़ दिया गया, और उसमें वो अकेले R था। अब करंट निकालने के लिए ये तो तुल्य प्रतिरोध लेना पड़ेगा। ठीक, तो ये था।
अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो पी डैश क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर, और ये स्मॉल आर का होल स्क्वायर है, ये एक तो आर है तो ये तो कट जाएगा, तो पी डैश हमारा क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर आर प्लस स्मॉल आर। अब इस कंडीशन में चूंकि यहाँ पे आर है नहीं, तो आप वो वाला नियम नहीं, डायरेक्ट ये वाला पोर्शन ख़त्म कर दो, पी मैक्सिमम हो जाएगा। तो पी डैश मैक्स के लिए क्या होना चाहिए, के लिए एक चीज़ को है, यही तो घटा बढ़ा सकते हैं, ये सेल की तो प्रॉपर्टी है, ये तो नहीं जाएगा आगे से रखा, तो आर को क्या कर दें, 0 होना चाहिए। तो जब आर 0 हो जाएगा तो पी डैश मैक्स कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर स्मॉल आर, तो ये मैक्सिमम शक्ति हो जाएगी। और उस वक्त धारा क्या हो जाएगा, धारा का मान मैक्सिमम हो जाएगा आर तो 0 हो गया, तो करंट जो है ई बटे स्मॉल आर हो जाएगी, क्योंकि कैपिटल आर तो 0 हो गया, तो धारा ये अधिकतम आ जाएगी, और ये हो जाएगा। तो यहाँ पे और उस कंडीशन में अगर मान लीजिए कि अगर कैपिटल आर स्मॉल आर की कंडीशन करते हैं इन दोनों के, तब हमारा करंट क्या आएगा, करंट हो जाएगा ई बटे 2r। तो इस कंडीशन में करंट कम हो जाएगी और पी डैश क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा ई स्क्वायर बटे 2r। ठीक, तो लोड प्रतिरोध के समय अगर मान लीजिए हम लोग ये कहें कि R को अधिकतम शक्ति स्थानांतरित होने की स्थिति में R परिपथ में धारा का मान अधिकतम नहीं होता है, परिपथ में धारा का मान अधिकतम नहीं होता, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त धारा का मान जो होता है वो अधिकतम न होकर के ई बटे 2r होता है। जब हमने इसके पहले देखा था, ये करंट का मान ये होता है, और लेकिन जब R 0 हो जाए तब I का मान मैक्सिमम होता है। ये जाहिर सी बात है कि जब लोड प्रतिरोध में हम इसको छोड़िए, मतलब हमने जो पीछे दिखाया था R में स्थानांतरित शक्ति के लिए, उस समय करंट का मान ये होता है। क्यों ये होगा, क्योंकि I बराबर हमारा होता है ई बटे आर प्लस ये, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो I बराबर ई बटे 2 स्मॉल आर। तो जब लोड प्रतिरोध में स्थानांतरित शक्ति का मान जो है मैक्सिमम होगा, उस वक्त धारा का मान मैक्सिमम नहीं होगा, उस वक्त धारा का मान अधिकतम नहीं होता। यानी कि R को अगर हम अधिकतम शक्ति स्थानांतरित करें, परिपथ में धारा का मान अधिकतम नहीं होता, परिपथ में धारा का मान मैक्सिमम कब होता है, ई बटे जब स्मॉल आर हो, यानी कि जब R 0 हो। ठीक, तो ये चीज याद है। तो ये था पूरे परिपथ में, तो यहाँ पे अब R भी जोड़ दिया, वहाँ केवल R में स्थानांतरित शक्ति थी तो केवल R था, पूरे परिपथ में स्मॉल r को, इसको इस पी मैक्स के लिए दो कंडीशन हो सकती है, R 0 करिए तो ये आएगा, तब उस वक्त करंट मैक्सिमम होगी, या तो स्मॉल r कैपिटल R के बराबर भी यहाँ ले सकते हैं, यानी हम वो वाली कंडीशन लगा सकते हैं जो हमने किया था अभी, √R माइनस √ का होल स्क्वायर, ये वाली। तो ये पूरा अगर मैक्सिमम होना चाहिए तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 0 कर देंगे, ये अंदर वाला पोर्शन, भले बाहर होल स्क्वायर उसमें था तो क्या, तो ये भी एक कंडीशन होगी, तो I का मान ये 2r और P डैश का मान ये होगा। लेकिन जब R 0 ले लेंगे तो उस वक्त पावर भी मैक्सिमम होगी, करंट भी मैक्सिमम, लेकिन कब, पूरे परिपथ में की बात करें तो
केवल लोड की बात करेंगे तो आर जीरो का मतलब पावर भी जीरो हो जाए। अभी ग्राफ में देखा गया था ना, आर जीरो है तो पावर भी जीरो थी। ठीक, उसी तरह से जो है सेल का टर्मिनल विभवांतर हम लोग जो लिखते हैं V बराबर आई आर होता है। इसका अगर और फार्मूला देखें तो I बराबर होता है E बटे स्मॉल r, ये टर्मिनल विभवांतर है। और इसे हम और भी लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे R कॉमन ले लें तो ये स्मॉल r कैपिटल R और यहाँ पे गुणे R है, R से R कट जाएगा तो V की वैल्यू जो है ये भी हो सकती है। ये इस फार्मूले से B भी निकाल सकते हैं। E पता हो, स्मॉल r कैपिटल R पता हो तो हम निकाल सकते हैं, आई आर पता हो तो हम निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ है सेल की दक्षता, इफिशियंसी क्या होती है। तो सेल की दक्षता जो होती है, सेल की दक्षता की बात करें ईटा से, तो उसका विद्युत वाहक बल बटे ये और वे बी मतलब किसका पोटेंशियल डिफरेंस है, ये टोटल विद्युत वाहक बल हुएगा। तो क्योंकि जब सेल डिस्चार्ज होती है तो ये कम होता है ना, तो इसी को तो घटाना बढ़ाना ये फिक्स होता है। तो प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल और बाद में जब वो डिस्चार्ज हो रही है तो उस वक्त उसका कितना वो है, विभवांतर है। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो दक्षता 100% होगी, 1 होगी। अगर ये कम होगा तो दक्षता कुछ कम होगी। तो ये दक्षता का फार्मूला होता है। अब यहाँ पे हम चाहें तो इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं, परसेंटेज में निकाल सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V बराबर होता है आई आर और E को हम लिख सकते हैं I इंटू आर प्लस स्मॉल आर। भाई I बराबर होता है ना E बटे और B बराबर होता है आई आर। इन दोनों को रखिए तो आई आई कैंसिल हो गया, तो दक्षता क्या मिलेगी सेल की, स्मॉल आर। ये 100% में है और बुरे परसेंट में, दक्षता हमेशा परसेंट में निकाली जाए। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, R कॉमन ले लीजिए तो ऊपर 1 हो जाएगा, R कट जाएगा, 1 प्लस स्मॉल r कैपिटल R बुरे 100%। इससे दक्षता भी निकल सकती है, यानी R और ईटा में हम दक्षता निकालें तो R 0 तो दक्षता भी 0, R 0 तो दक्षता भी 0। अगर ग्राफ खींचा जाए इनके बीच, R और दक्षता के बीच, तो जब R 0 होता है तो दक्षता भी 0, तो जब R बढ़ेगा तो दक्षता भी, तो जब यानी इस तरह का ग्राफ लगभग आएगा। यानी कि जब R बढ़ करके स्मॉल r के बराबर हो जाए, स्मॉल r का जब r मैक्सिमम हो जाता है, यानी यहाँ इस वाली कंडीशन में r जो है वो मैक्सिमम हो जाए स्मॉल r से, तब उस वक्त जो होती है दक्षता जो होती है वो 100% होती है, 100% हो जाएगी। क्यों, यहीं से देख लीजिए कि जब R वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल r तो इसे नेगलेक्ट माना जा सकता है। तो जब ये 0 हो जाएगा तो R बटे R गुणे 100, तो ये कट के कितना हो जाएगा, तो ईटा का मान क्या होगा, 100%, मतलब मैक्सिमम होगा। तो यहाँ वाली कंडीशन क्या है कि R वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल r होगी, तो R को नेगलेक्ट कर दीजिए, दक्षता कितना 100% आ जाएगी। ठीक,
तो ये कुछ चीज़ें था इससे रिलेटेड, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है उतना, बोर्ड के लेवल से थोड़ा बाहर है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है हमारा वोल्ट मीटर और एमीटर का काम क्या होता है उसे लिख लिया जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पर जो है R0 है, तो दक्षता भी क्या हो जाएगी 0। यहाँ पे देखिए दोनों। चलिए जल्दी इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं आगे। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक अब आएगा सेलों का कॉम्बिनेशन, संयोजन। तो देखिए अब वोल्ट मीटर है, पहले अमीटर के बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा कि अमीटर काम क्या करता है, इसे ये से दिखाते हैं। तो अमीटर क्या होता है, ये विद्युत परिपथ में धारा का मापन करता है। अमीटर क्या करता है, किसी विद्युत परिपथ में धारा को मापना जाता है। इस अमीटर को परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका प्रतिरोध 0 होता है, या कहें कि आदर्श अमीटर है तो इसका प्रतिरोध अत्यल्प होता है, 0 तो नहीं होता, लेकिन अगर आदर्श की बात करें तो उसका 0 होता है। पूछा जाए कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो आप लिखेंगे 0, लेकिन 0 प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप में नहीं होता। ठीक, इसका प्रतिरोध लेकिन बहुत कम होता है। अगर समांतर क्रम में इसको जोड़ दिया जाए परिपथ के साथ, तो जाहिर सी बात है कि समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान घटता है, तो ऑलरेडी इसका कम होता है, तो प्रतिरोध इससे भी कम हो जाएगा, तो टोटल प्रतिरोध कम हो जाएगा, धारा का मान अचानक बढ़ जाएगा, तो परिपथ में लगे तार गल सकते हैं। तो इसे हम लोग शॉर्ट सर्किटिंग, लघुपथित होना कहते हैं। तो अमीटर एक उपकरण है जो परिपथ में प्रवाहित धारा मापता है। अमीटर एक उपकरण है जो परिपथ में प्रवाहित धारा को नापता या मापता है। चलिए नापता क्या करता है, नापता है। यह परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यह परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका प्रतिरोध कम होता है, इसका प्रतिरोध अत्यल्प होता है, ये कह दिया जाए, नगण्य होता है, एक तरह से अत्यल्प होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो इसे श्रेणी क्रम में हमेशा जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर इसे मान लीजिए भूल से समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, यदि इसे समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है, ऑलरेडी इसका प्रतिरोध कम होता है, समांतर क्रम में आने पर और भी प्रतिरोध कम हो जाएगा, तो परिपथ में अत्यधिक धारा बहेगी। तो परिपथ में अत्यधिक धारा बहेगी तथा परिपथ में लगे तार गल जाएंगे। परिपथ में लगे तार क्या हो जाएंगे, गल जाएंगे। यह स्थिति लघुपथित होना कहलाती है, शॉर्ट सर्किटिंग, लघुपथित होना
कहलाती है। अब इसमें क्या है कि अब जैसे कि मान लीजिए कोई प्रतिरोध है, ये बैटरी है जिसका विद्युत वाहक बली है, विभवांतर यहाँ पे आएगा, प्रतिरोध R है। मान लीजिए इसका ये आंतरिक प्रतिरोध है, तो इसमें कितनी करंट जा रही है या यह सेल कितनी करंट जा रहा है, तो इसको यहाँ पे अमीटर को ऐसे जोड़ दीजिए, तो इसका प्लस और इसका माइनस ठीक ऐसे होता है। तो ये सेल कितनी करंट दे रहा है या इस प्रतिरोध में कितनी करंट भेज रहा है, ये इसको नाप के बता देगा। अगर यही अमीटर को यहाँ पे अगर हम समांतर क्रम में जोड़ दें ऐसे, तो चूंकि इसका प्रतिरोध शून्य के लगभग होता है, तो जानते हैं कि समांतर क्रम में जो रिजल्टेंट प्रतिरोध होता है वो और भी कम हो जाता है, तो इससे भी कम हो जाएगा, तो ये लगभग 0 हो जाएगा, करंट मैक्सिमम हो जाएगी और परिपथ में लगे तार गल सकते हैं, जिसको हम लोग लघु प्रतीत हैं। शॉर्ट सर्किट होता है तभी आग लगती है ना। हाँ, एक चीज़ और इसमें लिख सकते हैं कि एमीटर का प्लस सिरा बैटरी के प्लस सिरे से की तरफ होता है। अमीटर का जो धन ध्रुव होता है वो बैटरी के यानी सेल के धन सिरे की ओर होता है, सिरे की ओर होता है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब हम जैसे वोल्ट मीटर का काम क्या, हालांकि इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, इसका संकेत भी होता है। वोल्ट मीटर क्या काम करता है उसको हम लिखवा दें। वोल्ट मीटर जो है, जिसमें अब इसका विभवांतर, जैसे कि ये वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अति उच्च होता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अति उच्च होता है। वो परिपथ में क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच जो वोल्ट मीटर होता है वो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापता है। जो किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का क्या नापता है, विभवांतर नापता है। तो इसीलिए इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इसीलिए इसको किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम। तो ये इसका विभवांतर नापेगा कि कितना विभवांतर है। ठीक, तो इसको किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर एक उपकरण है जो किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापता है। इसका प्रतिरोध उच्च होता है। हाँ, एक चीज़ है कि अति उच्च होता है, मतलब इसलिए रखा जाता है कि ये परिपथ से कोई करंट ना ले, करंट इधर ना आकर के सारी करंट क्या हो, इधर बह जाए। ठीक, क्योंकि इसमें अगर करंट आ जाएगी तो कुछ विभव पतन हो जाएगा, तो रियल में वोल्ट कितना इसके सिरों का विभवांतर है वो नहीं नाप पाएगा। इसलिए इसका प्रतिरोध बहुत उच्च रखा जाता है कि इसमें बहने वाली करंट का मान क्या हो, 0, लेकिन कुछ न कुछ करंट तो बही जाती है। तो यह हमेशा जो बिंदु के बीच नापना होता है उसके साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए इसको भूल से हम लोग किस में लगा दिए, श्रेणी में लगा दिए। हाँ, इसका प्लस जो है बैटरी के प्लस की तरफ, माइनस, तो ये अपने ही सिरों का विभवांतर नापेगा, इसका नहीं, अपना खुद का नापेगा। अपना क्या करेगा, खुद का नापने लगेगा। ठीक, तो ये अपने ही सिरों का विभवांतर नाप देता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बारे में लिख दिया जाए। चलिए, तो वोल्ट मीटर एक उपकरण है जो किसी परिपथ के, वोल्ट मीटर एक उपकरण है
जो किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापता है। इसको इन दो बिंदुओं के बीच श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका प्रतिरोध अति उच्च होता है। इसका प्रतिरोध अति उच्च होता है। ठीक, इसका प्रतिरोध क्या होता है? अति उच्च होता है। आदर्श तो होता नहीं, लेकिन बोला जाता आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। प्रैक्टिकली नहीं है ये आदर्श वोल्ट मीटर का प्लस सिरा सेल बैटरी के प्लस सिरे की ओर होता है और ऋण सिरे की ओर। वोल्ट मीटर का प्लस सिरा जो है बैटरी के प्लस सिरे की ओर होता है। ठीक, और ऋण सिरे की ओर होता है। जब प्लस की ओर होगा तो ऋण सिरे की ओर होगा। यदि अगर इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो ये अपने सिरों का विभवांतर नाप देता है। यदि इसे श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, जुड़ जाए, तो यह अपने ही सिरों का विभवांतर नापता, अपने ही सिरों का विभवांतर नाप देता है। भूल से अगर ऐसा कर दिया जाए। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं हम लोग अब सेलों के संयोजन। तो जब किसी चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब जब किसी वैद्युत परिपथ में धारा का मान बढ़ाना होता है तो हम सेलों के कुछ क्या करते हैं, कई सेलों को एक साथ जोड़ते हैं। जब किसी वैद्युत परिपथ में धारा का मान बढ़ाना होता है तो कई सेलों को जोड़ दिया जाता है। ठीक ना, और सेलों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। सेलों के कॉम्बिनेशन को बैटरी कहा जाता है। सेलों के समूह को क्या कहा जाता है? बैटरी कहा जाता है। तो जब किसी वैद्युत परिपथ में अधिक धारा लेना होता है तो कई सेलों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक, अब किसी सेलों के समूह से कॉम्बिनेशन से अगर अधिक धारा प्राप्त करनी है तो वो इस बात पे निर्भर करता है कि उसका जो बाह्य प्रतिरोध होता है और सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उनके बीच के मान क्या, उनकी स्थिति क्या है ना। कि अगर आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा होता है बाह्य प्रतिरोध से तो समांतर में जोड़ना अच्छा होता है कि श्रेणी में जोड़ना अच्छा होता है, या बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध से ज़्यादा होता है तो सेलों को समांतर या श्रेणी में जोड़ना, किस में जोड़ना अधिक फायदेमंद लाभदायक होता है, किस में अधिक करंट मिल सकती है। तो कहीं कहीं अगर हम श्रेणी क्रम में फ़ायदेमंद होता है, कहीं कहीं समांतर क्रम में होता है, कहीं कहीं मिस करके दोनों को अपना लेते हैं, मतलब मिश्रित क्रम में भी यूज कर लेते हैं। तो वैद्युत परिपथ में धारा का मान बढ़ाने के लिए प्राय कई सेलों को जोड़ दिया जाता है। सेलों के संयोग को बैटरी कहते हैं। ठीक, तो
सेलों का संयोजन, ठीक है, हमारा जो हेडिंग है सेलों का संयोजन है, सेलों का कॉम्बिनेशन यानी संयोजन वैद्युत परिपथ में धारा का मान बढ़ाने के लिए परिपथ में धारा का मान बढ़ाने के लिए प्रायः कई सेलों को जोड़ दिया जाता है, सेलों को जोड़ दिया जाता है, सेलों के संयोग को बैटरी कहते हैं, सेलों के संयोग को बैटरी कहते हैं। तो वैद्युत परिपथ में धारा का मान बढ़ाने के लिए कई सेलों को जोड़ दिया जाता है, सेलों के संयोग को बैटरी कहते हैं। सेलों को परस्पर 3 ढंगों में जोड़ा जा सकता है। सेलों को परस्पर 3 ढंगों से जोड़ा जा सकता है। परस्पर 3 ढंगों से सेलों को परस्पर 3 ढंगों से जोड़ा जा सकता है। पहला है श्रेणी क्रम, दूसरा है समांतर क्रम और तीसरा है मिश्रित क्रम। ठीक, तो पहला हम देखते हैं श्रेणी क्रम, सीरीज। ठीक, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि हम जो सेल ले रहे हैं सब एक टाइप की रहेगी। सारी सेलें किस टाइप की रहेंगे? एक टाइप की रहेंगी। हालांकि आगे हम ये देखेंगे कि सेल अलग अलग टाइप का भी लेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहले कंडीशन में हम क्या करेंगे, सभी सेल एक जैसे लेंगे और सबको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, है ना। हालांकि ऐसा ही होता, सारी सेलें एक ही टाइप की होती हैं तो उसे श्रेणी या समांतर में या मिक्स करके जोड़ दिया जाता है। बाद में हम वो भी फार्मूला देखेंगे कि अलग अलग विद्युत वाहक बल की भी सेल हैं तो उनसे तुल्य करंट कैसे मिलती है। ठीक, क्योंकि हमें मेन चीज़ क्या है, करंट को लेना। तो यहाँ पे क्या है, सभी सेलें का विद्युत वाहक बल समान रहेगा। अभी बाद में अलग अलग के लिए भी देखेंगे। तो देखेंगे कि माना ई विद्युत वाहक बल, माना कैपिटल ई विद्युत वाहक बल तथा स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध की n सेलें की स्मॉल n सेलें श्रेणी क्रम में जुड़कर बाह्य प्रतिरोध बनाएंगे कैपिटल R में धारा भेजती है। कैपिटल R में धारा क्या है। एक चीज़ और है कि सेल्फ जो होती है उसको हमेशा ऐसे दिखाया जाता है, जैसे ये है और इसके साथ जो है आंतरिक प्रतिरोध दिखाया जाता है और इसको ऐसे बॉर्डर करके जोड़ दिया जाता है। इसको थोड़ा सा उस वक्त बताना भूल गए जब हम इसमें रिलेशन बता रहे थे। ये कैपिटल R, जैसे एक सेल की बात करें तो जब हम ई भी स्मॉल और कैपिटल R में रिलेशन बता रहे थे कि क्या होगा, तो E बराबर B प्लस आई आर आया था, तो वहाँ पे ये फिगर बनाना भूल गए थे। इस तरह से बनेगा। तो सेल को हमेशा ऐसे दिखाना, E के साथ एक स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, E विद्युत वाहक बल की n सेलें हैं। जैसे एक सेल ये हो गया, फिर
एक सेल ये हो गया, फिर एक सेल ये हो गया, फिर डॉट डॉट करके यहाँ पे ऐसे दिखा देंगे। ठीक, सब श्रेणी में ऐसे ही जुड़ते हैं, सबका विद्युत वाहक बल ई है, ई एन हो जाएगा। एन सेलें जुड़े हैं ई एन तक, और बाह्य प्रतिरोध एक आर ले लेंगे, इसमें ये धारा क्या है, भेजते हैं। जुड़ करके बाह्य प्रतिरोध आर में क्या है, धारा भेजती है, तो करंट ऐसे आती है। हालांकि हम इसको E1 E2 E3 लग के 2 सेल लेकर 3 सेल लेकर किरचॉफ का नियम लगा करके भी हम इसका तुल्य ई निकाल सकते हैं, तुल्य स्मॉल आर। हाँ, एक चीज़ और है, यहाँ पे भूल गया, सॉरी, ये स्मॉल आर या इसका रजिस्टर, ये स्मॉल आर सबका बराबर रहेगा। ठीक, तो किरचॉफ का नियम लगाकर भी हम लोग तुल्य प्रतिरोध, तुल्य विद्युत वाहक बल निकाल करके करंट निकाल सकते हैं। तो हालांकि हम लोग अभी डिटेल में खुद ही इसके बाद वाला वीडियो किरचॉफ के नियम पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभी बचा हुआ। 3 टॉपिक है, तीनों बोर्ड के लेवल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पहला किरचॉफ का दोनों नियम है, दूसरा विभव मापी है, और तीसरा मीटर सेतु है। इसमें हमने एक व्हीट स्टोन ब्रिज बता दिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको पहले ही बता दिया। तो अब देखें, यहाँ पे सारी सेल हैं और n सेल जुड़ी हुई हैं, तो सबका विद्युत वाहक बल समान है। तो मान लेते हैं n सेलें हैं, तो नेट विद्युत वाहक बल क्या हो जाएंगे, n गुणे ई, n गुणे क्या हो जाएंगे, इसी तरह से n बार, एक तरह से ये n बार जुड़ी हुई है। तो या तो सबको n बार जोड़िए, या एक सेल में n से गुणा कर दीजिए, तो सबका विद्युत वाहक बल मिल जाएगा। तो परिपथ का नेट विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, परिपथ का नेट विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, NE। एक का है, n सेल जुड़ी है, NE हो जाएगा। और कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएंगे, सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, वो भी NR हो जाएगा। सबका RR है, तो n बार है तो n से गुणा कर दीजिए, या सबको n बार जोड़ दीजिए। जैसे ये है ना, ई है, 4 बार है तो 4 गुणे ई कर दीजिए, तो एक ही बार हो गया, 4 बार जोड़िए, बात वही है। तो ये आंतरिक प्रतिरोध है। परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो ये श्रेणी क्रम में माना जाता है जुड़ा हुआ, लिखेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध। परिपथ का कुल प्रतिरोध हो जाएगा कैपिटल R स्मॉल r। ये अब क्या है, संयोग से प्राप्त धारा लिख देंगे। अतः संयोग से, बहुत आसान है, प्राप्त धारा I बराबर हो जाता है कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। यही हम लोग निकाले थे ना, कुल विद्युत वाहक बल NE है, और कुल प्रतिरोध ये करंट आएगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कंडीशन लगाएंगे, थोड़ा सा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए
अब क्या है कि अगर हम इसमें मान लें कि आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम हो, पहली कंडीशन है इसमें कि यदि ये कह लें कि कैपिटल R जो है बहुत ज़्यादा हो, इनसे बहुत ज़्यादा, तो हम NR को क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो अतः संयोग से प्राप्त धारा क्या हो जाएगी, प्राप्त धारा I बराबर हो जाएगी NE/R हो जाएगा, वो तो नेगलेक्ट मान देंगे, यानी हम N/E/R मतलब N × एक सेल से प्राप्त धारा, ठीक। इसका मतलब है कि ये फायदेमंद है भाई, एक सेल से प्राप्त धारा यानी N से गुणा किया गया है ना, तो N सेलों से प्राप्त धारा बराबर मिलेगी हमको, यानी धारा हमको इसमें अधिकतम मिलेगी, ठीक, क्योंकि हमें सभी सेलों से करंट मिल गई, N सेलों से भी, टोटल जितने सेल हैं सब से करंट मिल रही है, तो करंट का मान मैक्सिमम हो जाएगा ना, धारा का मान बढ़ जाएगा। अर्थात कम आंतरिक प्रतिरोध को सेलों को, अर्थात कम आंतरिक प्रतिरोध की सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना लाभदायक होता है। कम आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ना लाभदायक होता है। जोड़ना क्या होता है, लाभदायक। दूसरी कंडीशन अगर हम लगा दें कि अगर R बहुत छोटा हो जाए, इससे शब्दों में भी यहाँ लिख सकते हैं, अगर बाह्य प्रतिरोध का मान जो है कुल आंतरिक प्रतिरोध से क्या हो, कम, तो अब इसे नेगलेक्ट मान सकते हैं, इसलिए I बराबर क्या हो जाएगा, NE/NR हो जाएगा, N कट जाएगा, मतलब खाली इस कंडीशन में खाली एक सेल से धारा प्राप्त होगी, यानी इसको हम लिख सकते हैं एक सेल से प्राप्त धारा, केवल इस एक सेल से प्राप्त धारा हो। इस कंडीशन में श्रेणी क्रम में अगर हम इसको हटा देंगे तो हमें केवल एक सेल से धारा प्राप्त होगी श्रेणी क्रम में, तो जोड़ना लाभदायक है, नहीं लाभदायक है, तो हम क्या लिखेंगे, अर्थात अधिक आंतरिक प्रतिरोध की सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना लाभदायक नहीं है, लाभदायक नहीं होता, ठीक। लाभदायक क्या होता है, नहीं होता, ठीक ना। अब चलिए, अब इसमें इसको नोट में कोई चीज़ लिखें तो याद रखें, जब आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में ज़्यादा होगा बाह्य प्रतिरोध से, तो सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ना लाभदायक है, तब एक सेल खाली करंट दे, लेकिन जब ये बाह्य प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो इसके मुकाबले, इसको हटा सकते हैं, तो वो सभी सेल धारा देती, ठीक है। अब एक चीज़ नोट में ये लिख लें, इसमें क्या होता है, एक चीज़ याद रखेंगे कि जैसे कि अगर वो सभी सेल ऐसे जुड़ी हैं, सबका प्लस एक तरफ है तो ये आपस में जुड़ जाती हैं, लेकिन अगर कोई सेल ऐसे उल्टी जुड़ जाए, माइनस इसका इधर प्लस इधर, जैसे मान लो ये E1 E2,
नेट विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, E1 माइनस, यानी कि जो सेल उल्टी जुड़ी होती है उसको माइनस के साथ इसमें रखेंगे। जो सेल उल्टी जुड़ी होती है उसको किस चिन्ह के साथ रखते हैं, माइनस चिन्ह के साथ रखा है, ठीक है ना। तो जो सेल उल्टी जुड़ी होती है उसको क्या चिन्ह देते हैं, नेगेटिव चिन्ह के साथ इसमें रख देते हैं। तो वही कंडीशन हम बताने जा रहे हैं। कि यदि n सेलों के श्रेणी संयोग में, यहाँ लिखेंगे, मान लेते हैं कि यदि n सेलों के श्रेणी संयोग में, n सेल है, एक सेल उल्टी जुड़े, एक सेल क्या है, उल्टी जुड़ी हो, एक सेल कैसे जुड़ी हो, उल्टी जुड़ी हो। इसका मतलब है एक सेल उल्टी जुड़ी है तो सीधी कितनी जुड़ी है, n-1 ई सेलें, अर्थात n-1 ई सेलें क्या है, सीधी जुड़ी है। एक उल्टा है तो कितना सीधा है, n टोटल है, एक उलट गया तो n-1 सीधी जुड़ी है ना। तो संयोग से नेट विद्युत वाहक बल क्या होगा, संयोग का, नेट विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, तो सीधी जुड़ी है कौन, ये सीधी जुड़ी है, और जो उल्टी जुड़ी है उसको माइनस चिन्ह के साथ रखेंगे। कभी कभी ये उल्टा जुड़ा होता है, ये सीधा, तो इसको माइनस के साथ रख देते हैं। जो उल्टा जुड़ा है सीधे के बजाय उसे माइनस के साथ रखना है, डायरेक्शन चेंज कर देना। और होता है कि जो बड़ा रहेगा उसमें से छोटा घटाना। दो सेलें अगर उल्टी जुड़ी है तो उसमें एक किसी को माइनस रख सकते हो, जो छोटा होगा उसे माइनस रख देना, जो बड़ा होगा उसे प्लस रख देना। नेट हमें पॉजिटिव लेना है तो बड़े में से छोटे को हटा देना अगर दो सेलें उल्टी जुड़ी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस e, मतलब n-2। लेकिन आंतरिक प्रतिरोध तो उल्टा जुड़े चाहे सीधा जुड़े सब जुड़ जाएगा, परंतु आंतरिक प्रतिरोध तो वही होगा, n-R ही होगा, चाहे वो उल्टा जुड़े हों चाहे सीधा। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी चलते हैं समांतर संयोग की तरफ। चलिए, अब एक चीज़ और है कि अगर मान लीजिए अलग अलग विद्युत वाहक बल की n सेलें हैं, अलग अलग विद्युत वाहक बल है ना, अगर अलग अलग विद्युत वाहक बल की n सेलें हैं तो नेट प्रतिरोध, नेट विद्युत वाहक बल क्या होगा, तो सीधे सीधे जुड़ जाएगा। जैसे कि अगर ये मान लीजिए E1 है और यहाँ पे इस तरह की हैं, मान लीजिए जैसे E1 है, E2 है, E3 है, E4 है, E5, मान लीजिए एक उल्टी जुड़ गई,
P5। तो नेट ई क्या हो जाएगा, सब जुड़ जाएगा, सीधे सीधे आपस में जुड़ जाएंगे, P4A माइनस P5 हो जाएगा। नेट आंतरिक प्रतिरोध मान लीजिए सबका आंतरिक प्रतिरोध अलग है, वही R1, R2, R3, R4, R5। ये सीधा सेल उल्टी हो लेकिन प्रतिरोध तो सीधा सीधा जुड़ेगा क्योंकि करंट उससे होकर के जाएंगे। आप किरचॉफ लॉ आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसको लगा के देखेंगे तो नेट प्रतिरोध यही है, डिटेल में हम भी पढ़ने वाले हैं। तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध मतलब कैपिटल R जुड़ जाएगा इसमें, R1, R2, R3, R4, R5। धारा कितना मिलेगी, धारा के लिए भाई E1 प्लस E2, E3, E4 माइनस E5, R प्लस R1, R2, R5, ये मिलेगा। ठीक, तो चलिए इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। हम लोग चलते हैं समांतर संयोग। इसके बाद क्या है, समांतर संयोग। मिटा दें इसको। चलिए दूसरा है समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या होता है कि सभी सेलें कैसे जुड़ी होती हैं, दो बिंदुओं के बीच जुड़ी होती हैं और सभी समान विद्युत वाहक बल की हैं। सभी जुड़ करके बाह्य प्रतिरोध में करंट, ये सबका आंतरिक प्रतिरोध समान है और विद्युत वाहक बल भी सबका समान है। n सेलें हैं। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, माना ये विद्युत वाहक बल हुआ स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध की n सेलें समांतर क्रम में जुड़कर बाह्य प्रतिरोध R में धारा भेजती है। ठीक, देखिए सभी सेलें दो बिंदुओं के बीच जुड़ी हैं, इसीलिए इसका नेट विद्युत वाहक बल किसी एक का होगा। आपको अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो आगे अलग अलग सेलों को लेकर के एक वो बनाया गया, हालांकि हम उसका एक यहाँ पे फार्मूला लिखवा देंगे, लेकिन जब हम लोग किरचॉफ का नियम पढ़ लेंगे तो उसमें उसको सॉल्व कर देंगे और सॉल्व करके दिखाया जाएगा, देखिए ऐसा होता है। ठीक,
जब जितनी भी सेलें हैं अगर सब समांतर क्रम में जुड़ी हैं तो सब नेट विद्युत वाहक बल किसी एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। जैसे उसमें देखते हैं कि जो बैटरी का जितने भी प्रतिरोध जुड़े होते हैं उन सभी का विभवांतर बैटरी के विभवांतर के बराबर होता है। तो उसी तरह सभी सेलें दो निश्चित बिंदुओं के बीच जुड़ी हैं, तो इसीलिए इसका नेट विद्युत वाहक बल किसी एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक है, तो परिपथ का जो नेट विद्युत वाहक बल होता है, परिपथ का जो नेट विद्युत वाहक बल होता है उसे हम दिखाएंगे, होता है एक सेल का विद्युत वाहक बल, एक सेल का विद्युत वाहक। अब नेट प्रतिरोध क्या है? सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध मान लेते हैं अगर R डैश है, यदि सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या है? R डैश हो, ऐसे जोड़ेंगे एक R डैश 1/R 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 ऐसे करके n बार है, तो इसको 60 में क्या लिखेंगे? n बटे R या R डैश बराबर क्या होगा? R बटे R, यही होगा परिपथ का कुल प्रतिरोध। परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R प्लस R बटे n, या इसको सीधा कर दिया जाए तो n R समान R बटे n। तो संयोग से प्राप्त धारा क्या हो जाएगी? संयोग से प्राप्त धारा I बराबर क्या हो जाएगी? कुल विद्युत वाहक बल P है और कुल प्रतिरोध क्या है? यही है, n ऊपर चला जाएगा तो n E बटे n R स्मॉल r, यही होगा। अब यहाँ पे दो कंडीशन है। पहली है कि यदि क्या हो जाएगा कि यदि NR इसमें NR और कैपिटल R है ना, तो पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि यदि NR जो है बहुत ज़्यादा हो स्मॉल r से, तो यानी इसको हम निगलेक्ट रख देंगे, हाई रहेगा तो I बराबर क्या हो जाएगा? n E बटे n कैपिटल R, E बटे R, मतलब एक सेल से प्राप्त है, तो यानी ये कंडीशन लाभदायक नहीं है। ठीक, तो एक सेल से प्राप्त धारा इसमें लाभदायक। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जब हम NR की वैल्यू स्मॉल r से बड़ी लेते हैं, बहुत ज़्यादा लेते हैं इसके मुकाबले, इसको नेगेटिव मानते हैं, तो हमें समांतर क्रम में जोड़ना फायदेमंद नहीं होता। केवल तब सारी सेलें बेकार हो जाती, केवल एक सेल से धारा मिलती है ना। तो अर्थात क्या लिखेंगे? अर्थात कम आंतरिक प्रतिरोध की सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना लाभदायक नहीं होता। ठीक, कम आंतरिक प्रतिरोध देखिए, जब समांतर क्रम में जोड़े हैं, इसी का उल्टा श्रेणी में था तो एक ही सेल से धारा मिलती है, इसलिए लाभदायक नहीं है। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटा दें इसको। एक ठो और बचा है मिश्रित वाला, जल्दी से वो भी देख लें।
चलिए, कुछ तबीयत गड़बड़ लग रही है। दूसरा क्या है, दूसरी स्थिति है कि यदि क्या हो कि एन आर जो है वेरी वेरी स्मॉलर देन स्मॉल आर, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर एन ई है बटे एन आर और स्मॉल आर है, तो ये हट जाएगा, केवल आर हो जाएगा। तो मतलब आई बराबर एन गुणे, यानी अब एक सेल से प्राप्त धारा, यानी कि अब सभी सेलों से हमें धारा मिलेगी, अर्थात अधिक आंतरिक, अब जस्ट उसका उल्टा है श्रेणी का, अधिक आंतरिक प्रतिरोध की सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना लाभदायक होता है। जोड़ना लाभदायक होता है। क्या होता है, लाभदायक होता। ठीक, तो अधिक आंतरिक प्रतिरोध, यहाँ लिखे सॉरी, प्रतिरोध की सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना लाभदायक होता है। ठीक, एक चीज इसमें नोट में लिख लीजिए कि अगर मान लीजिए सभी सेलें जो है, हालांकि ये किरचॉफ के नियम से प्रूफ किया गया है, किरचॉफ का नियम आगे हम लोग पढ़ेंगे, सर्किट को सॉल्व करेंगे, 4-5 कई सवालें लगाएंगे, उसमें घन क्यूब सब आएगा। हालांकि अभी 2-3 वीडियो आगे बनाना पड़ेगा, तो 4-5-6 वीडियो लग जाएंगे लगभग। तो असल में बीच बीच में कुछ तबीयत खराब हो जाने की वजह से वीडियो जो नहीं बन पाती है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए कि अलग अलग आंतरिक अलग अलग विद्युत वाहक बल की सेलें जुड़ी हों, अलग अलग आंतरिक प्रतिरोध की जुड़ी हों, जैसे मान लीजिए कि अगर ये E1 ये है 3 ठो हम जैसे मान लीजिए ले रहे हैं, N तक ले रहे हैं, ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, प्रतिरोध R1 R2 R3 है। बाय प्रतिरोध में करंट भेज रही है सब। तो इसके लिए क्या है तो इसके लिए क्या है कि जो I इक्विवेलेंट I होता है वो E इक्विवेलेंट लिया जाता है, R प्लस स्मॉल r इक्विवेलेंट लिया जाता है। ठीक, तो इस कंडीशन के लिए हमें याद रखना है, हमें E इक्विवेलेंट जो आता है वो आता है E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3, ठीक, बटे 1/R1 1/R2 1/R3। ये कैलकुलेट किया गया है इसमें किरचॉफ का नियम लगा करके, किसमें बंद पास 1 2 3 बंद पास है, 3 समीकरण बनेंगे क्योंकि 3 विद्युत भाग बने। ठीक, जो R इक्विवेलेंट होता है यहाँ पे वो होता है 1/R1 1/R2 1/R3 का इनवर्स, मतलब ये 1 बटा करके होता है। तो इन्हीं इक्विवेलेंट का मान ये होता है और E इक्विवेलेंट का मान और R इक्विवेलेंट का मान ये होता है, ये कैलकुलेट किया गया है।
अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ हम आपको दिखा दें कि समांतर में सभी सेलों का अगर बराबर सेल एक ही विद्युत वाहक बल है तो उसका नेट विद्युत वाहक बल क्यों एक सेल के बराबर आता है। चलिए इसी में देख लेते हैं। अगर हम सभी सेलों का क्या करें, ई इक्विवेलेंट लेना है तो सभी सेलों को हम विद्युत वाहक बल अगर समान ले लें तो सर ई हो जाएगा, तो ये भी समान हो जाएगा। आंतरिक प्रतिरोध भी सबका तो समान हो जाएगा। ई कॉमन ले लीजिए तो यह बचेगा आर 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 और नीचे भी वह बचेगा। देखिए ये कट गया। ई इक्विवेलेंट किसके बराबर है, किसी एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर आया ना। ठीक, तो इसीलिए समांतर क्रम में जुड़ी सभी सेलों का जो नेट विद्युत वाहक बल किसी एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक है, E2 बराबर E3 E होता है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलते हैं हम आखिरी और मिश्रित क्रम पे, यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। चलिए जल्दी करिए। इसे हम लोग आगे देखेंगे, जो हम लोग पढ़ेंगे दोनों नियम बढ़िया से किरचॉफ का पढ़ लेंगे तब आने वाला वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब हमारा मिश्रित क्रम है। तीसरा कौन क्रम है, मिश्रित क्रम। चलिए, तो मिश्रित क्रम में क्या होता है कि कुछ सेलें जो है यन सेलें जो है सीरीज में होती है। मान लीजिए उनकी यन कतारें जो है समांतर में है, जैसे ये है। फिर ठीक, ये यन सेलें हैं। अब यन सेलें सीरीज में जोड़कर उसकी यन कतारें हैं, तो मान लीजिए वो समांतर में भी हो गई और सीरीज में भी हो गई। तो चलिए इसी तरह से एक कतार और यन सेलों की है। इसी तरह से एक कतार और है, सब यन कतारें हैं। अब इसका डैट डाल करके यहाँ पे यम कतारें लिख देते हैं। यन सेलों की यम कतारें लास्ट में। ठीक है, और ये सभी जो मिल करके बाह्य प्रतिरोध में करंट भेजते हैं। ठीक, इनका सबका विद्युत वाहक बल ई है, ई है, ई
लिखेंगे कि माना ई विद्युत वाहक बल तथा माना ई विद्युत वाहक बल तथा आर आंतरिक प्रतिरोध की n सेलें प्रतिरोध की n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर समांतर क्रम की n कतारें जोड़ करके क्या करेंगे, ऐसी m कतारें को समांतर क्रम में जोड़कर ऐसी जोड़कर ऐसी समांतर क्रम की m कतारें जोड़कर ऐसी समांतर क्रम की n कतारें समांतर क्रम की n कतारें में जुड़कर m कतारों में जुड़कर बार प्रतिरोध R में धारा भेजती है। यहाँ पे थी ना n सेलें श्रेणी क्रम में है, वो m कतारें हैं, ऐसा करके कितना है ये m, तो m कतारें हैं और n सेलों का श्रेणी क्रम है। जाहिर सी बात है कि श्रेणी क्रम में सभी सेलों का मिनट विद्युत वाहक बल n ही होगा, और वही दो बिंदुओं के बीच n तो सबका समांतर में सबका विद्युत वाहक बल क्या होगा, n ही हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम में जुड़ी सेलों की प्रत्येक कतार का विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, n ही। यानी कि श्रेणी क्रम में जुड़ी प्रत्येक कतार का विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, n e। सबका n e आएगा, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, सबका n e आया था ना। तो ऐसी m कतारों के सेलों के समांतर संयोग का कुल विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, n e। ऐसी m कतारों के समांतर संयोग का नेट विद्युत वाहक बल n होगा ना। यानी सब समांतर में दो बिंदुओं के बीच है, तो नेट विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, n होगा। एक कतार जो एक कतार है, एक कतार की सेलों का नेट आंतरिक प्रतिरोध, एक कतार का नेट आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, n r होगा। और ऐसी m कतारें हैं तो उसका नेट प्रतिरोध, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब इसको मिटा दें। चलिए देखिए, एक कतार के सभी प्रतिरोध क्या है, तो n r सब समांतर में जुड़े। कितनी बार जुड़े हैं, m बार जुड़े। ठीक, यदि ऐसी m कतारों का कुल प्रतिरोध क्या हो, ऐसी m कतारों का कुल तुल्य प्रतिरोध क्या हो, स्मॉल r डैश हो, तो 1/r डैश बराबर क्या होगा, 1/nr
इसी तरह से कितनी बार होगा, m बार, तो m बार है ना, इसलिए वो डैश बराबर हो जाएगा m बटे n r, या r डैश हो जाएगा n r बटे m, ये होगा। ये तो तुल्य प्रतिरोध हो गया टोटल का। अब बाह्य प्रतिरोध R है, इसी में करंट आएगी, तो कुल परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, परिपथ का कुल प्रतिरोध R प्लस n r बटे m, सॉल्व करेंगे तो m r n r बटे m। ठीक, अब क्या होगा, अब संयोग से नेट धारा कैसे मिलेगी, संयोग से प्राप्त धारा I बराबर कुल विद्युत बाहर पर कितना है, NE है, और कुल प्रतिरोध का है n r बटे m। ठीक, इसको मिटा दें, इसका तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो I बराबर हो जाएगा, ये m सबसे ऊपर चला जाएगा, m n e बटे n r, और इसमें n r ये आ जाएगा। देखिए सेलों की कुल संख्या m हो जाएगी, n कतार, n इस तरह से है, उसकी m कतार है, तो कुल सेल कितना हो जाएंगे, m गुणे n। सेलों की कुल संख्या कितनी है, n एक कतार में और वैसे कट हो m, तो कुल सेलों की संख्या mn है। अब I मैक्सिमम, यहाँ पे अब हमको I मैक्सिमम देना है, तो इस संयोग से अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए ये आपस में बराबर होना चाहिए। ये इसका मान न्यूनतम, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट mr माइनस अंडर रूट nr का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 4 mr n स्मॉल r, या आगे 2 कर दीजिए, 4 का वर्गमूल, तो आगे ये 2 आ जाएगा, ऐसा इसको लिख सकते। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो देखिए I मैक्सिमम होने के लिए ये चीज़ 0 होना चाहिए, है ना। तो I मैक्स के लिए जैसे कि ये चीज़ 0 हो जाएगी तो हर ये वाली पोर्शन पूरा घट जाएगा, तो I क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा। के लिए ये जो m r माइनस अंडर रूट n r है का स्क्वायर क्या होना चाहिए, 0, या अंडर रूट m r माइनस n r इक्वल टू 0 होना चाहिए, या अंडर रूट m r ये होना, दोनों का वर्गमूल ले लीजिए, यानी m r बराबर n r होना चाहिए। यानी m r n r के बराबर होना चाहिए। ठीक, या यहाँ से R के मान क्या कर सकते हैं, या R बराबर क्या होना चाहिए, n r बटे m होना चाहिए। जहाँ R है वो रख दीजिए, बात वही हो जाएगी। तो m r की जगह n r रख दीजिए, चाहे n r की जगह m r रख दीजिए, तो I मैक्स क्या हो जाएगा, बराबर m n e, अब बटे मान लीजिए इसकी जगह यही रख देते हैं, तो 2 हो जाएगा n r। ठीक, तो n कट गया तो हो जाएगा क्या, m e बटे 2 स्मॉल r, या इसका उल्टा रख दीजिए,
आई मैक्स बराबर MNE बटे 2MR रख दीजिए तो M कट जाएगा, तो आई मैक्स बराबर हो जाएगा NE बटे 2R, NE बटे 2R या ME बटे 2 स्मॉल r। ठीक, तो मैक्सिमम धारा हमारा फार्मूला होगा NE बटे 2R या ME बटे 2 स्मॉल r। M रहेगा तो आंतरिक प्रतिरोध, M रहेगा तो बाह्य प्रतिरोध। ठीक, तो ये इस कंडीशन में हमें मैक्सिमम करंट प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये था सेलों का श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम। ठीक, तो ये मेन फार्मूला इसका याद रखिए, इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। ठीक, तो इसलिए ये जो मेन फार्मूला ये है R बराबर ये होता है, सेलों की संख्या MNE होती है, तो ये याद रखिएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस यहीं तक। अब कल हम लोग एक नए टॉपिक, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है किरचॉफ के दोनों नियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर बस इतना ही। अब अगले वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक किरचॉफ के नियम के साथ मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी परीक्षा की ईमानदारी से तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।